क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार वक्त से पहले भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे? क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के भाजपा का साथ छोड़ने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? आखिर वो कौन सा लम्हा होगा जब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे? आखिर राहुल गांधी की कौन सी रणनीति है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह डरे हुए हैं? आखिर राहुल गांधी किस रणनीति के तहत आगे काम कर रहे हैं? इन तमाम सवालात के जवाब बहुत दिलचस्प हो जाते हैं दोस्तों, मगर उससे पहले आपके सामने मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। आपको याद होगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश में 2024 से पहले भाजपा के साथ यह शख्स था, जगन रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जगन रेड्डी, जो कि मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे। मगर आज क्या हो रहा है दोस्तों? आज उनके पार्टी दफ्तर को नेस्तनाबूद कर दिया गया। जी हां, बुलडोजर के सहारे उनके पार्टी दफ्तर को तोड़ दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। यह अपने आप में क्या बता रहा है दोस्तों? यानी कि कुछ ही दिनों पहले तक जगन रेड्डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त हुआ करते थे। याद कीजिए, केंद्र सरकार कई ऐसे कानून पारित करती थी जिसमें उन्हें जगन रेड्डी की मदद मिलती थी। कई ऐसे कानून जो किसानों के खिलाफ थे, जो विद्यार्थियों के खिलाफ थे, जो आम इंसान के खिलाफ थे, मगर जगन रेड्डी उन्हें पूरा समर्थन दे रहे थे। आज हालत यह हो गई है कि जगन रेड्डी की पार्टी का जो दफ्तर है उसे तेलुगु देशम पार्टी सरकार तोड़ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी का साथ केंद्र में दे रही है और राज्य सरकार में उनके साथ है। क्या चंद्रबाबू नायडू को यह बात नहीं दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या यह कहा जाए भारतीय जनता पार्टी की यूज एंड थ्रो पॉलिसी का नतीजा है? यानी कि जब तक जगन रेड्डी उनके काम आ रहे थे, तब तक उनके काम आ रहे थे। तब जगन रेड्डी केंद्र सरकार में हर बिल को पारित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देते थे, आंख बंद करके साथ देते थे। और सिर्फ जगन रेड्डी नहीं, नवीन पटनायक, उड़ीसा में इनका सुपड़ा साफ हो गया है। भाजपा अब उड़ीसा में सत्ता में आ गई है। याद कीजिए किस तरह से नवीन पटनायक से विपक्ष गिड़गिड़ाता था कि विपक्ष का साथ दीजिए, मगर यह आदमी धृतराष्ट्र की तरह कुंभकर्णी नींद सोता रहता था, खामोश था पूरी तरह से। भाजपा का कभी इन्होंने खुलकर विरोध नहीं किया केंद्र में। नतीजा, उड़ीसा से इनका सुपड़ा साफ हो गया। चंद्रबाबू नायडू देख रहे हैं कि जिसने भाजपा का साथ दिया उसका वजूद खत्म हो गया। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि अगले 5 सालों में चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी की हर उस नीति का साथ देंगे जिसके बाद तेलुगु देशम पार्टी भी खत्म हो सकती है, जैसे कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है? यह मत भूलिएगा दोस्तों, 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने तेलुगु देशम पार्टी के 4 सांसद तोड़ के उन्हें अपने पार्टी में शामिल करवा लिया था। चंद्रबाबू नायडू के सामने यह भी एक हकीकत है। अब जाहिर सी बात है कि चंद्रबाबू नायडू राजनीतिक आत्महत्या नहीं करेंगे। चंद्रबाबू नायडू इंतजार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कमजोर होने का, और उनका इंतजार अगले 2 सालों में खत्म हो सकता है, जब महाराष्ट्र में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, और फिर हम नहीं भूल सकते 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। और ये जो तमाम राज्य हैं बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं, और इन तमाम राज्यों में भाजपा कमजोर पड़ सकती है। चंद्रबाबू नायडू को इंतजार है इन राज्यों के नतीजे का। और न सिर्फ चंद्रबाबू, सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि नीतीश कुमार दरअसल एनडीए में शामिल क्यों हो गए, क्योंकि यह मत भूलिए कि नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं किसी भी कीमत पर भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। मगर फिर हुआ क्या? हुआ यह दोस्तों कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द 2 लोग हैं, और इन 2 लोगों ने नीतीश कुमार को समझाया कि देश में एक राम लहर चल रही है, और इस राम लहर के सामने भाजपा को खुद 330 से 350 सीटें मिल जाएंगी। नतीजे आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन को 43 सीट्स मिली हैं, 43 सीटें, यानी कि राम लहर काम नहीं आई। नीतीश कुमार ये देख रहे हैं। नीतीश कुमार ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से फैजाबाद यानी अयोध्या में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। नीतीश कुमार ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से बनारस में प्रधानमंत्री 1.5 लाख वोटों से जीते, जबकि उनके तमाम चाटुकार, तमाम एजेंसीज ये कह रही थी कि प्रधानमंत्री 7 लाख मतों से जीतते। कल्पना कीजिए अगर जनवरी से प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम का ऐलान हो जाता, आप सोचते हैं क्या होता? मुझे ताज्जुब नहीं होता दोस्तों अगर प्रधानमंत्री वहां से हार भी जाते। और फिर हम ये ना भूलें कि भाजपा को जो 240 सीटें मिली हैं, इनमें से कई ऐसी सीटें हैं जिनके नतीजों पर सवाल उठ रहा है। मसलन मुंबई उत्तर पश्चिम, जहां भाजपा गठबंधन महज 48 वोटों से जीती। फर्रुखाबाद, जीत का अंतर बहुत कम। मेरठ, जीत का अंतर बहुत कम। और यह लगातार शिकायत की जा रही है, विपक्ष लगातार कह रहा है कि प्रशासन ने जो एक तरफा रवैया दिखाया उसी के चलते यह सब हुआ।
और अब तो हरियाणा से एक बहुत दिलचस्प खबर आ रही है। वहां पर कुछ सीटों में दोबारा हालात पर गौर किया जाएगा। क्या दोबारा काउंटिंग होगी, दोबारा जो है गिनती होगी, और क्या इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर आ सकती है? ये तमाम फैक्ट्स हैं। नीतीश कुमार यह भी जानते हैं कि जिस तरह का फायदा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के जरिए भाजपा को मिलना चाहिए था, वैसा नहीं मिला है। यह मत भूलिए, नालंदा विश्वविद्यालय को का जब पुनरुत्थान किया जा रहा था, रिवाइव किया जा रहा था, तब एक ही मंच पर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री थे, और उसी मंच से नीतीश कुमार ने तारीफ कर डाली थी उस वक्त की कांग्रेस सरकार की कि इस नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव कांग्रेस सरकार के दौरान डाली गई थी। प्रधानमंत्री का चेहरा तमतमा गया था। याद कीजिए उस वक्त क्या हुआ था। प्रथम विजिटर के रूप में नए नालंदा विश्वविद्यालय के लिए चयनित स्थल पर आए थे। जब यहां काम शुरू किया जा रहा था तो वो भी फिर देखने आए थे 2008 में। तो इन सब चीजों को बता देना जरूरी है ताकि सब लोग जान लीजिए, पुरानी बातों को भी जान लीजिए, कैसे बना, किस तरह से बना, ये सब भी। और फिर 2010 में वर्ष में हमारे अनुरोध पर नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु लोकसभा में बिल पारित किया गया। जब बहुत बार बार हम कह रहे थे तो अंत में वहां पर था, और उस समय तो सरकार दूसरे की थी, लेकिन हम लोगों ने इतना ज्यादा कहते रहे और उसके बाद फिर एक बार वो लोग वहां पर इसको लाए लोकसभा में, फिर राज्य सरकार पारित किया था कि इसको हम कराएंगे। नीतीश कुमार यह भी जानते हैं कि भाजपा के हाथ में ताकत है, एजेंसीज हैं, और आने वाले दिनों में जैसे जैसे हम बिहार चुनावों के करीब आएंगे, भाजपा